नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका दिव्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। क्योंकि आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन क्लास जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम कक्षा 7, 8, 9, कक्षा 11 और अन्य प्रकार के बोर्ड एग्जाम्स में कक्षा 10 में भी ये पूछे जाते हैं। यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों के साथ, और बने रहिए वीडियो के एंड तक और वीडियो को पूरा देखिए। क्योंकि आज इससे आपको मिलेगी बहुत ही एक्स्ट्रा नॉलेज, और इस नॉलेज से आप अपनी परीक्षा में ला सकते हैं पूरे नंबर। यानी कि किसी भी प्रकार की गलती किए बिना आप पूरे क्वेश्चन को विदाउट डाउट पूरी तरीके से हल करोगे। क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं, हमारे पास है फ्रेमिंग क्वेश्चन। क्या है? फ्रेमिंग क्वेश्चन, यानी फ्रेमिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन टैग की वीडियो के बाद हम दूसरे जो इसके जो जुड़ाव के साथ इसके जो बनी हुई जो वीडियो है वो है हमारे पास फ्रेमिंग क्वेश्चन। फ्रेमिंग क्वेश्चन का मतलब, फ्रेमिंग क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन फ्रेम करना, क्वेश्चन फ्रेम करना, प्रश्न निर्माण करना, प्रश्न निर्माण करना, क्वेश्चन फ्रेम करना। ये इस प्रकार से लिखा गया है। जब क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, क्वेश्चन जब बनाया गया है, तो हमको ये देखना होता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनाया गया है, किस तरीके से बनाया गया है। कि क्योंकि हमें पता है कि जब किसी सेंटेंस का हम जब क्वेश्चन बनाते हैं, जब किसी सेंटेंस का प्रश्न बनाते हैं, तो प्रश्न दो तरीके से बनता है। यानी प्रश्न दो चीज़ों से बनता है। एक बनता है हेल्पिंग वर्ब से और एक बनता है WH वर्ड से। तो हेल्पिंग वर्ब से जो प्रश्न बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब अंग्रेजी ग्रामर के अंदर, टोटल ग्रामर के अंदर कुल 11 + 13 = 24 हेल्पिंग वर्ब होती है। कितनी होती है? 24 हेल्पिंग वर्ब होती है। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 11 + 13 = 24। क्योंकि हमको पता है कि साइक्रिया अंग्रेजी ग्रामर में जो होती है 24 होते हैं। यानी कि हमारे जो साइक्रिया से जो प्रश्न बनेंगे, वो प्रश्न हमारा हेल्पिंग वर्ब डू से बनेगा, डज से, डिड, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, और उसके बाद लिखा है मैंने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्या लिखा है मैंने? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लिखा है। मॉडल जो होते हैं हमारे 13 वर्ड मॉडल होते हैं, तो इन मॉडल वर्ड से भी हमारी यानी कि वर्ब मानी गई है, और ऑक्सिलरी वर्ब मानी गई है, तो इनसे भी हम प्रश्न बनाते हैं। जैसे जो भी चीजें आती है। दूसरा हमारे पास दिया गया है WH वर्ड। WH वर्ड WH से शुरू होना, प्रश्न निर्माण करने का सबसे बेहतरीन यानी सबसे ज्यादा जो प्रश्न बने जाते हैं वो WH वर्ड। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो प्रयोग केवल ओनली फॉर रिप्लाइड के लिए आता है। रिप्लाइड इन द पॉजिटिव, रिप्लाइड इन द नेगेटिव। यानी जब आपका रिप्लाई यस और नो में होगा तो हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। लेकिन आपसे किसी प्रकार का यानी कारण पूछा जाए, जगह पूछी जाए, स्थान पूछा जाए, या फिर अन्य प्रकार से आपके व्यक्ति वस्तु के बारे में पूछा जाए, हालचाल पूछा जाए, दूरी पूछी जाए, संख्या पूछी जाए, तो ऐसी चीजों के बारे में जब प्रश्न बनेगा तो वहां पर WH वर्ड होगा। तो WH में सबसे पहले वर्ड हमारे पास है हु, उसके बाद हमारे पास है हुज, उसके बाद हमारे पास whom, उसके बाद है व्हाट, उसके बाद है व्हाई, उसके बाद वेयर, फिर लिखते हैं व्हेन, फिर लिखते हैं हाउ, फिर उसके बाद लिखते हैं हाउ मेनी, उसके बाद लिखते हैं हाउ मच, उसके बाद लिखते हैं हाउ लॉन्ग, और उसके बाद लिखते हैं हाउ फार। और ये सारे के सारे जो वर्ड हैं एक अलग प्रकार का अर्थ स्पष्ट करते हैं, अलग प्रकार का अर्थ बनाते भी हैं। क्योंकि इन अर्थों के आधार पर ही इन सारी चीजों की एक्टिविटी रहती है। जैसे हु का मतलब, मैंने इससे पहले एक शॉर्ट वीडियो डाला था। उस शॉर्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि WH वर्ड का मीनिंग और यूजेज कैसे कैसे होता है, वो आप देखना। वो पूरा टेबल बना हुआ है, उस चार्ट के अकॉर्डिंग ही वो समझाया गया है। चार्ट में एक तरफ WH वर्ड लिखे गए हैं, उसके बाद उनका मीनिंग लिखा गया है, मीनिंग के बाद उनके यूजेज लिखे गए हैं। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। उसके अलावा भी हम यहाँ पर जब इस पूरे चैप्टर को, पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, तो भी हम इसके अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे, इसके मीनिंग के बारे में चर्चा करेंगे, और इसके यूजेस के बारे में चर्चा करेंगे। इससे प्रश्न का निर्माण कैसे होता है। क्योंकि फ्रेमिंग क्वेश्चन जब हम पढ़ रहे हैं, फ्रेम करना, क्वेश्चन को बनाना, किस प्रकार से हम उसके क्वेश्चन दिए गए स्टेटमेंट का, दिए गए सेंटेंस का किस प्रकार से क्वेश्चन बनाएंगे, तो हम दो तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ड से और WH। तो WH वर्ड हमारे लिए देखने को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हु का मतलब होता है कौन, हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, whom का मतलब होता है किसे, व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हाई का मतलब होता है क्यों, वेयर का मतलब होता है कहाँ, व्हेन का मतलब होता है कब, हाउ का मतलब कैसे, हाउ मनी का मतलब कितना कितनी, हाउ मच का मतलब कितना कितनी, हाउ लॉन्ग का मतलब हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कि कितने लंबी दूरी तक, यानी कितने समय तक, सॉरी कितने समय के अंत तक, और हाउ फॉर होता है दूरी तक। अब समझिए इस बात को आप कि दिए गए जो WH वर्ड है, ये WH वर्ड सभी के सभी WH वर्ड जो दिए गए हैं, इन WH वर्डों की अपने आप में विशेष अर्थ रहता है। हु का मतलब होता है कौन, हुज का मतलब किसका किसको होता है, whom का मतलब किसे होता है,
व्हाट का मतलब क्या होता है, वाई का मतलब वेयर। तो इन अर्थों के साथ इनके विशेष अर्थ भी है। जैसे हु का प्रयोग सब्जेक्ट के साथ स्थान पर करते हैं, हुज का प्रयोग मुझे एक नाउन के साथ यूज होता है, यानी हुज जो वर्ड है वो पोसेसिव या ओनरशिप के नाउन के लिए जानी जाती है। ओनरशिप और पोसेसिव नाउन के हुज के साथ यूज किया जाता है। अधिकार सूचक संज्ञा जिसे आप बोलते हैं। हुम का प्रयोग किसी यानी कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया जाता है। हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर कब होगा, जब ऑब्जेक्ट हमारा सजीव होगा यानी लिविंग बीइंग्स होगा। व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हाट का मतलब क्या, इसका प्रयोग भी ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही करते हैं, इसका प्रयोग भी ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही करते हैं, लेकिन इसके अंदर ऑब्जेक्ट निर्जीव होना चाहिए, नॉन लिविंग बीइंग्स होना चाहिए। वाई का मतलब होता है क्यों करते हैं, जब दिए गए सेंटेंस में जब कारण या प्रयोजन जानने के लिए हम वाई का प्रयोग करते हैं। तो प्रयोजन को कैसे जानेंगे, प्रयोजन जानने के लिए है कि दिए गए सेंटेंस में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और बिकॉज प्लस क्लोज दिया जाए तो वाई से बनता है। वेयर स्थान सूचक शब्द, प्लेस इंडिकेट करता है, व्हेन टाइम इंडिकेट करता है, हाउ हालचाल पूछने के लिए, आवागमन के साधन के लिए, है ना, तो और उसके उम्र पूछने के लिए, एक्सेट्रा। हाउ मैनी कितना कितनी, मात्रा या कीमत के बारे में जानने के लिए। हाउ मच का मतलब कितना कितनी होता है, तो संख्या, यहाँ पर हाउ मेनी का मतलब संख्या है, हाउ मच का मतलब मात्रा या कीमत है, हाउ लॉन्ग समय अवधि, कितने समय के अंत तक, और हाउ फार दूरी के लिए जानते हैं। अब लिखते हैं हम आगे लिखेंगे सबसे पहले कि हम सबसे पहले डबनेस वर्ड से हेल्पिंग वर्ब के बारे में कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक जमाइए और लिखिए टॉपिक में कि हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न निर्माण करने के नियम। तो हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न हम किस प्रकार से लिखेंगे उसके हम अब आगे लिख रहे हैं। देखिए अब आगे दिया गया है फ्रेमिंग क्वेश्चन के अंतर्गत। अभी हमने देखा था फ्रेमिंग क्वेश्चन में उसकी बेसिक जानकारी के बाद कि किस किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। प्रश्न बनेगा, हम पढ़ रहे हैं पहली स्टेप हमारे सामने क्या लिखी गई है, पहली स्टेप लिखी गई है कि पहली स्टेप में बताया गया है कि हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न बनाना, यानी कि जब हमारे को दिए गए स्टेटमेंट का यानी कि क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से बनेगा तो वो प्रश्न कैसे बनेगा। तो प्रश्न बनाने के हम पढ़ रहे हैं उसके बेसिक रूल। क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक से रूल यानी सामान्य से नियम है। इन नियमों को अगर आपको ध्यान में है, इन नियमों को अगर आप याद रखते हो तो आप किसी भी प्रकार के स्टेटमेंट का यानी कि जो दिया गया है, जो अकॉर्डिंग टू रूल्स दिया गया है उसके अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न निर्माण कर सकते हो। तो सबसे पहला नियम मैंने स्टार बनाकर लिखा हुआ है। सबसे पहला कि यदि वाक्य यस नो में दिया गया है, यानी कि उसका रिप्लाई यानी उसका आंसर यानी उसका जवाब replied in the positive, replied in the negative, replied in the positive yes, replied in the negative no, यदि उसका जवाब यस नो में दिया गया है तो ध्यान रखना वो प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से बनेगा यानी सहायक क्रिया से बनेगा। आपने कह दिया गुरुजी ठीक है, मान लिया कि स्टेटमेंट यस नो में दिया गया है और उस स्टेटमेंट का जवाब हम हेल्पिंग वर्ब से बना देंगे, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आएगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो इसके लिए मैंने दूसरा नोट लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट यानी मूल कथन यानी स्टेटमेंट में दी गई हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जिस टेंस में हमारा रिप्लाई है TENSE, जिस टेंस में हमारा रिप्लाई है उसी टेंस में हमारा क्वेश्चन ही बनेगा। तो ध्यान रखने की बात है कि यस नो में रिप्लाई दिया गया है तो रिप्लाइड इन पॉजिटिव रिप्लाइड इन नेगेटिव है तो हमारा जो प्रश्न है वो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। और हेल्पिंग वर्ब से बनने के बाद ये ध्यान रखना कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लाए, हेल्पिंग वर्ब कहाँ से होगी, कहाँ से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्टेटमेंट में दिया गया स्टेटमेंट यानी मूल कथन में दी गई हेल्पिंग वर्ब ही हमारा यानी कि उस हेल्पिंग वर्ब का यूज करके बनाएंगे, जो टेंस में हमारा रिप्लाई दिया गया है उस टेंस से रिलेटेड ही हम उस टेंस में ही हम क्या बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। आगे दिया गया है तीसरे नंबर का वाक्य में आई वे यस नो को यानी वाक्य में जो यस नो का यूज किया गया है रिप्लाइड इन द पॉजिटिव रिप्लाइड इन द नेगेटिव का जो यूज किया गया है उसको हम हटा देते हैं, उन्हें हम वापस दोबारा क्वेश्चन मार्क में नहीं लिखेंगे। उसके बाद लिखा गया है कि यदि वाक्य में यह नो और नोट, नोटिस करने की बात है कि नो के बाद नोट भी आता है, फिर नो आई एम नॉट फीलिंग बेटर, तो नो के बाद नोट भी आता है, तो नो के बाद नोट आता है तो ये दोनों हट जाते हैं, यानी नो भी हटना है और नोट भी हटना है, यानी नेगेटिव अर्थ देने वाला नेगेटिव सेंस देने वाले वर्डों को नहीं लिखा जाता है और पॉजिटिव सेंस देने वाला केवल एक वर्ड होता है यस, जिसे भी हटा दिया जाता है। और लास्ट और पांचवा नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा गलती के जो चांस होते हैं वो पांचवें नियम पर ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर गाइस यहाँ पर प्रोनाउन चेंज कर दिए जाते हैं, क्योंकि प्रोनाउन एक दूसरे के विपरीत होते हैं, सिमिलर भी होते हैं विपरीत भी होते हैं, यानी तो इस प्रकार से लिखना है आपको, इस प्रकार से याद रखना है कि अगर आपके स्टेटमेंट में अगर आपके वाक्य में दिए गए रिप्लाई में दिए गए जवाब में
अगर आपको आई माई मी वी ओवर अस, यानी ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है सारे के सारे, क्या है ये सारे के सारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन के पहले व्यक्ति के प्रोनाउन है। अगर ये आपको दिखाई देते हैं तो आप उनको यू ओवर यू में बदल दो। किसमें बदल दो? यू ओवर यू में। कहने का मतलब है अगर आई और वी आता है तो वो बदला जाएगा यू में, माई और योवर आता है तो बदला जाएगा योवर में, और मी और अस आता है तो बदला जाएगा यू में। अब एक चीज और सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये एक दूसरे के सिमिलर के यानी उल्टे भी होते हैं। अगर आपको रिप्लाई में यू दिया गया है तो आप आई मी में बदलो, आई या वी में बदलो। अगर योवर दिया गया है तो माई या ओवर में बदलो, और अस यू दिया गया है तो मी या अस में बदलो। यानी कि ये सिंगुलर के लिए होता है, यहाँ ये प्लूरल के लिए होता है, एक वचन के लिए और बहुवचन के लिए। तो इस प्रकार से हमारे पास यानी कि ये 5 गोल्डन रूल्स है, 5 बेसिक से रूल्स हैं जो किसी भी प्रकार के प्रश्न को हम यानी कि किसी प्रकार के रिप्लाई को हम यानी कि हेल्पिंग वर्ब के वाले प्रश्न में कन्वर्ट कर देते हैं, बशर्ते वो रिप्लाई हमारा रिप्लाइड इन पॉजिटिव, रिप्लाइड इन नेगेटिव होना चाहिए, यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक होना चाहिए। यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक हो तो नकारात्मक प्रश्नवाचक के उसमें देखो यस नो, यानी कि कहने का मतलब है उसका जवाब या तो हाँ में या ना में होगा, तो ही हमारा जो फ्रेमिंग यानी प्रश्न निर्माण किससे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। अब मैं आपको दे रहा हूँ कुछ उदाहरण, और इन उदाहरणों से आप इन पूरे जो मैंने नियम जो बेसिक से लिखे हैं वो सारे आप आसानी से समझ जाओगे। देखिए दोस्तों, अब आपके सामने लिखा है मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल, यानी फ्रेमिंग क्वेश्चन में जो हम पढ़ रहे थे सबसे पहले यानी हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न निर्माण पढ़ रहे थे। हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न निर्माण करना, हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न बनाना, तो इसकी बेसिक्स सब हमने पढ़ लिए हैं। उन बेसिक्स के बाद हम ले रहे हैं एग्जाम्पल, क्योंकि हम ये जानते हैं कि नियम के बाद यानी रूल्स पढ़ने के बाद एग्जाम्पल होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही आप उन नियमों को समझ सकते हो, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर भी एग्जाम यानी रूल्स नहीं पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल सॉल्यूशन देना होता है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास पहला एग्जांपल है यस आई एम राइटिंग ए लेटर। मैंने आपको क्या बताया था, दिया गया स्टेटमेंट अगर रिप्लाइड इन पॉजिटिव, रिप्लाइड इन द नेगेटिव है तो उसका जो प्रश्न है वो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। तो दिया गया हमारे पास स्टेटमेंट किससे आ रहा है? यस से, यानी पॉजिटिव रिप्लाई है। तो अब हम क्या करेंगे? इसका प्रश्न बनाएंगे। तो प्रश्न बनाने के लिए क्या क्या कहता है कि यस नो से आता है तो किससे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब से। तुम कहोगे गुरुजी हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लाए? तो हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की रहेगी जो स्टेटमेंट हमारे पास आया है, जो टेंस हमारे पास आया है। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? एम लिखेंगे। उसके बाद हमको क्या बनाना होता है? सब्जेक्ट। क्योंकि क्या होता है कि जब हेल्पिंग वर्ब से जब कोई भी प्रश्न बनाया जाता है तो उसका जो सूत्र होता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस लिखा जाता है और साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमको बनाना होता है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में तो हमने लिख दिया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको बनाना होता है सब्जेक्ट। क्या बनाना होता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या दिया गया है यहाँ पर? आई। क्या दिया गया है? तो मैंने क्या बताया नीचे, आई माई मी वी ओवर अस को यू ओवर यू में बदल देते हैं। तो इस आई को किससे बदल देंगे? यू में। अब यू जब आ रहा है यहाँ पर, यू जब आ रहा है तो आपको खूब अच्छे से पता है कि यू के साथ एम का प्रयोग नहीं होता है। यू के साथ क्या लगता है? आर लगता है। यू के साथ क्या लगता है? आर लगता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आर। अब आर लगने से टेंस नहीं बदलेगा, आर लगने से टेंस नहीं बदलेगा, केवल प्रोनाउन के अनुसार हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज किया है। आर लगने से यानी टेंस नहीं बदला है कि आर यू, उसके बाद यस नो को तो हटा ही देते हैं। उसके बाद लगते हैं हम क्रिया में, जो क्रिया दी गई है राइटिंग यानी मेन वर्ब लिख दिया हमने। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे हमारे पास, तो ए एल ई डबल टी ई आर लेटर और साइन ऑफ इंटरोगेशन दिया गया है। तो आर यू राइटिंग ए लेटर? क्या आप एक पत्र लिख रहे हो? तो वो कहता है कि यस आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। दूसरा हमारे पास एग्जांपल है नो यू हैव नॉट ए पेन, नहीं तुम्हारे पास एक पेन नहीं है। अब वर्क में रिप्लाई मिला है नहीं में, तो नहीं जिससे मिला है तो आपको पता है कि किससे बनेगा हमारा प्रश्न? हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ से ले ली है? दिए गए स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट में क्या सारी क्रिया दी गई है हमारे पास? हैव। क्या दिया गया है? हैव। अब क्या करना है? हैव के बाद हमको करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या दिया गया है? यू। तो उनमें होता है सिमिलर होते हैं, आई माई मी वी ओवर उसको सिमिलर यू ओवर यू में बदलना है। तो यू दिया गया है कर्ता के रूप में, तो क्या लिखेंगे इसको हम? या तो वी लिख दो या उसके बाद आप आई भी लिख सकते हो। एक वचन में आप आई लिखेंगे, दो वचन में आप वी लिखेंगे। तो हैव वी या हैव आई, उसके बाद नॉन और नो को और नॉन को दोनों को हटा दो। तो हैव वी, उसके बाद लिखते हैं हम ए पेन। हैव आई ए पेन या हैव वी ए पेन? क्या हमारे पास एक पेन है? क्या मेरे पास एक पेन है? नो यू हैव नॉट ए पेन, तुम्हारे पास कोई पेन नहीं है।
तीसरा हमारे पास है यस, यस से बात बना हुआ है तो हम लोग एलपी वर्ब आ रही है हमारे पास कैन, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैन। सी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन कभी नहीं बदलता है, थर्ड पर्सन वैसे ही वैसे रहता है तो कैन सी। उसके बाद वर्ब लिखेंगे SPEAK स्पीक, उसके बाद ENGLISH इंग्लिश लिखेंगे साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यानी कि यस को वर्ब में से हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से किसी भी तरीके से आप कोई भी प्रकार का फ्रेमिंग क्वेश्चन बना सकते हो, यानी कि हेल्पिंग वर्ब वाला। और इससे अगली क्लास जो हमारी रहेगी वो WH वर्ड से बनने वाले प्रश्नों की रहेगी, यानी एक एक WH वर्ड हम विद रूल्स, उसके मीनिंग्स, उसके अर्थ और उसके रेगुलेशंस के साथ हम पढ़ेंगे। वीडियो को लगातार देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आपके लिए एक बार फिर से यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें और लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।